गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास। आज हम बात करेंगे भाई प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, गर्भावस्था और प्लेसेंटा का निर्माण किस तरीके से होता है हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के बारे में कि प्रेगनेंसी क्या होती है ना। तो प्रेगनेंसी इज द कंडीशन इन विच अ फर्टाइल egg develop into an embryo and then a fetus inside the uterus of a woman। ठीक है, गर्भावस्था वह अवस्था है भाई जिसमें निषेचित अंडाणु गर्भाशय में विकसित होकर भ्रूण और बाद में क्या बनाता है भाई, शिशु का रूप ले लेता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, गर्भावस्था कहते हैं। ठीक है, तो प्रेगनेंसी का मतलब क्या है भाई कि यहाँ पे क्या होगा, एक फर्टिलाइज्ड एग होगा। फर्टिलाइज्ड एग का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे एग जो है ऑलरेडी किसके साथ में फ्यूज हो चुका है, स्पर्म के साथ में फ्यूज हो चुका है और क्या बना चुका है, जायगोट का निर्माण कर चुका है। ठीक है, किसका निर्माण कर चुका है, जायगोट का निर्माण कर चुका है, युग्मनज का निर्माण हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो जब युग्मनज बन जाता है ना, ठीक है, जायगोट बन जाता है, हम उसी को बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं, निषेचित अंडाणु बोलते हैं। इसके बाद में ये जायगोट डेवलप होता है किसमें, ब्लास्टोसिस्ट बनाता है भाई। क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट बनाता है ना, क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा। और ये ब्लास्टोसिस्ट फिर क्या होता है, आगे चल के यूटेरस में जाके क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है। क्या होता है भाई, यूटेरस में इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, रोपित हो जाता है वहां पे ना, इसका क्या हो जाता है, रोपण हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है ना। अब इसके बाद में क्या हो रहा है कि देखो अब होता क्या है भाई, गर्भाशय की अगर हम बात करते हैं है ना, गर्भाशय की अगर बात की जाए तो महिला के गर्भाशय के अंदर अब जो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हुआ है वो किसमें डेवलप होगा बेटा, किसमें विकसित हो गया, तब वो क्या बना लेगा, वो एम्ब्रियो में विकसित हो जाएगा। ठीक है, किसमें विकसित हो जाएगा, एम्ब्रियो में विकसित हो जाएगा, भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। और भ्रूण के निर्माण होने के बाद में उसमें धीरे धीरे क्या आएंगे, डेवलपमेंट होंगे, चेंजेस होंगे, है ना, विकास होगा उसका। तो वो विकसित होके फिर क्या बनाता है, एक बेबी बना लेता है, एक शिशु के रूप में आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। बेबी कब बोल रहे हैं, जब उसका बर्थ हो जाएगा तब हम उसे बेबी बोल रहे हैं ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एम्ब्रियो जैसे ही डेवलप होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे फीटस कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई, हम उसे फीटस का नाम देते हैं। जैसे ही वो डेवलप होता है हम उसके हर एक ऑर्गन को आइडेंटिफाई करने लगते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। ठीक है, तो प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि भाई महिला के गर्भाशय के अंदर क्या होना, एक निषेचित अंडाणु क्या होता है भाई, विकसित होता है और क्या बनाता है, भ्रूण का निर्माण करता है। और यही भ्रूण आगे चल के जो है शिशु का क्या ले लेता है, रूप ले लेता है। इसी स्टेज को हम क्या कह रहे हैं, प्रेगनेंसी कह रहे हैं। ठीक है, गर्भावस्था कहा जाता है। क्लियर है कि प्रेगनेंसी क्या होती है भाई। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं गर्भावस्था की अवधि, है ना, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो अगर आप डेज में बात करोगे तो डेज में कितने होते हैं, 280 डेज होते हैं, 280 दिन होते हैं लगभग। वहीं पर अगर आप सप्ताह में बात करेंगे तो 40 वीक्स होते हैं, 40 सप्ताह होते हैं। और मंथ में काउंट करोगे तो 9 मंथ होता है। ठीक है, 9 महीने की यहाँ पे बात हो जाती है। ठीक है, या तो आप 9 मंथ बोलिए या तो आप 40 वीक्स काउंट कर लो। ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, 280 डेज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डे की बात करें, वीक्स की बात करें या फिर मंथ की बात करें। ठीक है, ये क्या होती है भाई, ये प्रेगनेंसी की ह्यूमन के अंदर क्या होती है, ड्यूरेशन होगी, है ना। 9 मंथ में एक हेल्दी मैच्योर बेबी क्या करता है, बर्थ करता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, गर्भावस्था की अवचरण कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से स्टेज इसमें हमको देखने के लिए मिलते हैं। पहला स्टेज जो शुरुआत होता है वो हमारा स्टार्ट होगा बेटा फर्टिलाइजेशन के साथ में, इनिशिएशन के साथ में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या है अगर हम बात करेंगे तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है भाई, फैलोपियन नली में शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होकर युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है ना। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इन द फैलोपियन ट्यूब फॉर्मिंग अ जायगोट। क्या बनता है भाई, जायगोट का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप सिंपल सा लैंग्वेज में याद
याद रखेंगे कि मेल और फीमेल गैमेट का क्या होना, फ्यूजन होना, उसी को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे, निषेचन कहेंगे, है ना। अब निषेचन तो हो गया है, जाइगोट बन चुका है। जाइगोट बनने के बाद में क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। स्टेजेस आपको मालूम है ना, स्टेजेस मालूम है क्या क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, ये देखो ओवल्यूशन होगा, 14th डे में ओवल्यूशन हो जाता है। इसके बाद में ये फर्टिलाइजेशन का डे है, ठीक है, मतलब कि जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट मिल रहे हैं। इसके बाद में डे 1 में क्या बनता है बेटा, जाइगोट का निर्माण होता है। डे 2 में अगर हम बात करेंगे तो जो जाइगोट की जो कोशिकाएं होती है ना, वो क्या करती हैं, विभाजित होती है। मतलब कि डे 1 में क्योंकि ये सिंगल कोशिका थी, फिर 1 से कितनी बनती है, 2 कोशिका, 2 से कितनी बनती है बेटा, 4 बन जाती है, 4 से कितनी बनती है, 8 बनती है। जब ये 8 बनती है तो हम इसे क्या कह देते हैं, हम इसे कहते हैं यहाँ पे ब्लास्टोमियर। क्या कहते हैं, हम इसे ब्लास्टोमियर कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको कंडीशन मिलती है भाई यहाँ पे 16 to 32 सेल्स की, जिसे हम क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। इसके बाद में मोरूला में कोशिकाएं अरेंज हो जाती हैं और हम इस अवस्था को फिर ब्लास्टोसिस्ट कह देते हैं। क्या कहते हैं, हम इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है भाई, ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार में चिपक जाता है, ठीक है। द ब्लास्टोसिस्ट गेट्स एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल, इसी को तो हम क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन कहते हैं, रोपण कहते हैं, ठीक है। आपको दोनों स्टेजेस क्लियर हैं, फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है और इम्प्लांटेशन क्या होता है। अगले स्टेज की हम बात करते हैं, अगला होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड, ठीक है, भ्रूण काल। ये हमारे फर्स्ट 8 वीक को हमें एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते हैं, जहां पे क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेजर ऑर्गन, ठीक है, मुख्य अंगों का क्या होता है, यहाँ पे निर्माण होता है। तो स्टार्टिंग के 8 वीक मतलब कि स्टार्टिंग के 2 मंथ की बात हो रही है, 2 महीने के अंदर, है ना, 2 मंथ के अंदर यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, मेजर ऑर्गन्स क्या होते हैं, यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, उनका निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में फीटल पीरियड आता है भाई, यहाँ पे 4th स्टेज आ जाती है, भ्रूण विकास काल जिसे हम कह रहे हैं, फीटल पीरियड, ठीक है। ये क्या होता है भाई, ये 9th वीक से स्टार्ट होता है, मतलब कि 8 वीक तक तो एम्ब्रियोनिक पीरियड कहलाता है ना, 8 सप्ताह तक का क्या कहलाता है, पहले के जो 8 सप्ताह होते हैं इसे हम भ्रूण काल कहते हैं। इसके बाद से जो 9th वीक होता है, मतलब कि जो अब 3rd मंथ स्टार्ट होता है ना, जो 3rd मंथ से यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 3rd मंथ से ले लो आप, बर्थ तक की बात करते हैं, जन्म तक की बात करते हैं, कि बेबी का जब तक जन्म नहीं हो रहा है, उस पूरे पीरियड को हम फीटल पीरियड कहते हैं, भ्रूण विकास काल कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है भाई, अंगों का विकास और परिपक्वता होती है, ठीक है, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ ऑर्गन, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 मंथ, है ना, 8 वीक ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे, जो फीटल पीरियड होता है उसमें ऑर्गन्स कैसे होते हैं, डेवलप और मैच्योर होते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगली हम यहाँ पे बात करेंगे प्लेसेंटा के बारे में, ठीक है। प्लेसेंटा क्या होता है अपना की अगर हम बात करते हैं, देखो प्लेसेंटा इज अ टेम्पररी डिस्क शेप्ड ऑर्गन, कैसा होता है, डिस्क शेप्ड ऑर्गन दैट कनेक्ट द फीटस टू द मदर for exchange of nutrient gases and wastes, ठीक है। प्लेसेंटा एक अस्थायी चक्राकार अंग है जो भ्रूण को मां से जोड़ता है, क्या करता है, भ्रूण को मां से जोड़ता है और पोषण, ऑक्सीजन तथा अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, इम्प्लांटेशन हो चुका है, ठीक है, इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन होने के बाद में क्या होगा, तो इम्प्लांटेशन होने के बाद में क्या होता है, सबसे पहले भाई क्या बनता है, गर्भाशय के अंदर प्लेसेंटा का निर्माण होता है। क्या होता है, प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है, ठीक है, गर्भाशय में। प्लेसेंटा का निर्माण होने के बाद में, ठीक है, प्लेसेंटा और बेबी किसके द्वारा कनेक्ट हैं, तो यहाँ पे
अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा क्या होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, है ना। प्लेसेंटा जो होता है बेसिकली इसका मेन फंक्शन होता है कि ये बेबी और मदर को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। क्या करता है भाई, कनेक्ट करके रखता है, और बेबी को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी ऑक्सीजन चाहिए, है ना, और जो भी उसका वेस्ट मटेरियल होता है भाई, उसका आदान प्रदान जो है किससे हो रहा है, मदर बॉडी से ही हो रहा है ना। न्यूट्रिशन किससे मिलता है बेबी को, तो मदर से मिलता है। तो मदर से किसके द्वारा मिलता है भाई, तो प्लेसेंटा के द्वारा। तो प्लेसेंटा का मोस्ट इंपोर्टेंट काम होता है यहाँ पे कि वो क्या करता है, एम्ब्रियो और मदर को आपस में जोड़ के रखता है, कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा की, है ना। प्लेसेंटा का निर्माण किस तरीके से हो रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि प्लेसेंटा का निर्माण किससे होता है ना, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फीटल पार्ट की बात करते हैं। फीटल पार्ट की अगर हम बात करेंगे, या फिर हम इसी को क्या बोल रहे हैं, कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, फीटल पार्ट में कोरियोनिक विलाई आ जाएगा, भ्रूणीय भाग की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद में मैटरनल पार्ट आ जाएगा इसमें, ठीक है। क्या जाएगा, मैटरनल पार्ट आ जाएगा, जिसमें एंडोमेट्रियम हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, एंडोमेट्रियम। तो मातृ भाग में गर्भाशय की आंतरिक परत, है ना। तो इसका निर्माण कहाँ पे हो रहा है, अगर यहाँ पे बात करते हैं एक एम्ब्रियो की बात करोगे तो एम्ब्रियो के किस भाग में हो रहा है, तो एम्ब्रियो की अगर हम बात करते हैं तो एम्ब्रियो में भाई उसमें क्या पाई जाती है, क्रियोनिक विलाई होती है। ये फिंगर लाइक ना क्या होते हैं, प्रोजेक्शन, थोड़े से उभार जैसी संरचना होती है क्रियोनिक विलाई, जो कि प्लेसेंटा को यहाँ पे उसका पार्ट होती है, ठीक है। वहीं पे मैटरनल पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो मैटर्न में यूटेरस की इंटरनल वॉल मतलब कि एंडोमेट्रियम यहाँ पे होती है, ठीक है। क्या, एंडोमेट्रियम की बात होती है। इसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा की बात करते हैं। प्लेसेंटा की संरचना देखो तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें कोरियोनिक विलाई प्रेजेंट होती है, ठीक है। कोरियोनिक विलाई प्रेजेंट है। फिर मैटरनल ब्लड स्पेसेस होते हैं, ठीक है, मात्र रक्त स्थान यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके बाद है एम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, एक नाल होती है, ठीक है। फिर एमनियोटिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, एमनियोटिक झिल्ली प्रेजेंट होती है ना। तो इस तरीके से प्लेसेंटा की हमें संरचना देखने के लिए मिलेगी। ओके, क्लियर है आपको किस तरीके से निर्माण हो रहा है उसकी संरचना। इसके बाद में हम बात करते हैं फंक्शंस की, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के कार्य हम यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। पहला काम है इसका न्यूट्रिशन का। किसका काम है, न्यूट्रिशन, पोषण प्रदान करना, सप्लाई ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैट्स, है ना। पोषक तत्व भ्रूण तक पहुंचाता है। क्या करता है भाई, पोषक तत्वों को क्या करना, पहुंचाना। पोषक तत्व जैसे कि ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स वगैरह है, फैट्स वगैरह, इन सबको क्या करता है, ये एम्ब्रियो तक मदर से क्या करता है, सप्लाई करने का काम करता है। इसके बाद में रेस्पिरेशन में यहाँ पे है भाई, है ना, श्वसन क्रिया में भाग लेना। कैसे, ऑक्सीजन टू फीटस, कार्बन डाइऑक्साइड टू मदर, ऑक्सीजन भ्रूण को क्या करता है और CO2 माँ को। इसका मतलब ये है बेबी को क्या चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है ना, रिक्वायरमेंट होती है। ह्यूमन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को वो इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं ना। ऑक्सीजन अंदर जाती है भाई, है ना, और CO2 की अगर हम बात करेंगे उसको एक्सहेल करेंगे। अब बेबी की अगर हम बात करेंगे, अगर बेबी जो है ऑक्सीजन इनहेल करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड को वो एक्सहेल करेगा। तो ये कैसे कर सकता है, ये तो भाई मदर के थ्रू ही करेगा ना। किसके द्वारा करेगा, मदर के द्वारा ही करेगा, है ना। और मदर से ऑक्सीजन बेबी के पास में कैसे आएगी, प्लेसेंटा के द्वारा आएगी। और जब वो एक्सहेल करेगा बेबी, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज कैसे होगी, तो मदर के थ्रू ही रिलीज होगी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में यहाँ पे हेल्पफुल हो गया। फिर एक्सक्रेशन, बेबी का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे कि यूरिन है, स्किन है, ठीक है, उसका जो वेस्ट होता है वो सब मदर के द्वारा ही क्या किए जाते हैं, एक्सक्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। तो अपशिष्ट पदार्थ क्या करता है, ये बाहर निकालने का काम करता है। अब इसमें हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। प्लेसेंटा क्या करता है, हार्मोन का स्त्राव करता है। कौन कौन से हार्मोन है, तो देखो पहला हार्मोन आ जाएगा HCG, ठीक है।
ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये मेनली जो होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे ही फंक्शन करता है, गर्भावस्था को बनाए रखने का काम करता है, ठीक है। सेकेंड हार्मोन ले लीजिए प्रोजेस्टेरोन। ये वाला जो हार्मोन है ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है ताकि क्या रिलीज हो, प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, मेंटेन यूटेरस, ठीक है, गर्भाशय को बनाए रखता है भाई ये। इसके बाद में तीसरा फंक्शन हम बात करेंगे एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का काम होता है यूटेराइन ग्रोथ का, है ना, गर्भाशय की वृद्धि करवाता है। और फिर रिलैक्सिन आ गया तो पेल्विक रिलैक्सेशन, है ना, शोड़ी को क्या करता है, शिथिल करने का काम करता है। तो ये क्या हो गए, मेनली फंक्शंस हो गए भाई प्लेसेंटा के। बताओ अभी तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? बताइए क्या क्लियर है? क्वेश्चन आप पूछ रहे हो कि प्रेगनेंसी के समय 1-2 दिन में फर्टिलाइजेशन हो सकता है क्या? प्रेगनेंसी तभी होगी बेटा जब फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। जब तक एग फर्टिलाइज्ड नहीं होगा, है ना, एग फर्टिलाइज्ड जब तक नहीं होगा भाई, और क्या नहीं बनेगा यहाँ पे, अब फर्टिलाइजेशन होना पहले जरूरी है, एग का फर्टिलाइजेशन होना पहले जरूरी है। इसके बाद में जायगोट बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, जायगोट बनेगा, है ना। फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगी, क्या बनेगी, इसी से ब्लास्टोसिस्ट बनेगी। उसी के बाद जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होता, प्रेगनेंसी कब तक कंसिस्ट नहीं होती है, जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन जब तक नहीं होगा हम उसे प्रेगनेंसी नहीं मानते हैं, ठीक है। तो पहले इम्प्लांट होना बहुत जरूरी है, इम्प्लांट होगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। और अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो अगर जब तक प्रेग्नेंट है तो जब तक दूसरा कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन आई थिंक मेरे हिसाब से यही रहा होगा कि सेकंड फर्टिलाइजेशन हो सकता है क्या? सेकंड फर्टिलाइजेशन नहीं होगा जब तक कोई फीमेल क्या होती है, अगर प्रेग्नेंट है वो, है ना, प्रेगनेंसी अगर उसकी चल रही है, कंसिस्ट कर रही है, तो उस टाइम तक वो दूसरा एग फर्टिलाइज नहीं होता। रीजन उसका ये होता है बेटा, एग रिलीज ही नहीं होता, तो फर्टिलाइजेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि एग कब रिलीज होगा भाई, जब क्या हो रहा है यहाँ पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चल रही है तभी एग रिलीज होगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, देखो एग रिलीज हो भी गया ना तो होता क्या है कि स्पर्म जो इंटर नहीं होते हैं फैलोपियन ट्यूब तक। रीजन ये है कि यूटेरस में अगर कुछ क्या होता है, इम्प्लांट है ऑलरेडी, है ना, एक एम्ब्रियो ऑलरेडी इम्प्लांट है, तो यहाँ पे अदर फर्टिलाइजेशन के लिए यूटेरस जो है अलाउ ही नहीं करता है, ठीक है। तो इस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। अगली हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन की बात करते हैं, सुरक्षात्मक कार्य की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, विषैले पदार्थों और जीवाणुओं से क्या करता है, आंतरिक सुरक्षा देता है, ठीक है। प्लेसेंटा क्या कर रहा है, विषैले पदार्थों और जीवाणुओं से आंतरिक सुरक्षा देने का काम करता है। एक्ट एज पार्शियल बैरियर अगेंस्ट टॉक्सिन एंड माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब से बचा रहा है। इसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड की बात करते हैं, नाल की बात करते हैं, तो इसमें कंटेंट 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। इसमें क्या होती है भाई, भ्रूण और प्लेसेंटा को क्या करती है, जोड़ती है ना। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, बेसिकली प्लेसेंटा और एम्ब्रियो को जोड़ने का काम करती है ना। उनके बीच की जो नाल होती है उसी को तो हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, जो जुड़ी हुई है। इसके अंदर 2 आर्टरीज होती है और एक क्या होती है, वेन होती है, ठीक है। आर्टरी मतलब धमनी और वैन मतलब सिरा, तो 2 सिराएं, 2 धमनी होती हैं और एक सिरा होती है, ठीक है। 2 आर्टरीज और एक वैन होती है। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, महत्वपूर्ण तत्व इसमें अगर हम बात करेंगे, तो माँ और भ्रूण का रक्त आपस में नहीं मिलता, ठीक है। क्या होता है भाई, आपस में नहीं मिलता। मैटरनल एंड फीटल ब्लड डू नॉट मिक्स, ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। जन्म के बाद प्लेसेंटा बाहर निकल जाता है, प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड आफ्टर बर्थ। जैसे ही बेबी का क्या होता है भाई, बर्थ होता है, मतलब डिलीवरी की प्रोसेस होती है, तो बेबी के डिलीवरी के बाद में क्या किया जाता है, फीमेल बॉडी से प्लेसेंटा को भी बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है वहां पे, इस वजह से। अगर नहीं निकाला गया तो क्या होगा, बता पाओगे क्या? अगर प्लेसेंटा को फीमेल बॉडी से नहीं निकाला गया आफ्टर डिलीवरी तो क्या हो सकता है?
सोचिए जब तक मैं ये बात बताऊं आपको। देखो एग्जाम ओरिएंटेड समरी हम बात करते हैं, है ना, परीक्षा उपयोगी सारांश अगर यहाँ पे देखेंगे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर हम गर्भावस्था की अवधि की बात करते हैं तो 40 वीक्स होती है। कितने होते हैं? 40 वीक्स होती है। मंथ में काउंट करोगे तो 9 मंथ होता है। डेज में मुझे बता दो कि कितने डेज होंगे इसमें, बताइए इसमें कितने डेज होते हैं भाई, जल्दी से बताओ इसका आंसर, कितने डेज होते हैं प्रेगनेंसी में? वीक्स में तो 40 सप्ताह हो गए, मंथ में 9 वीक्स हो गए। डेज में बताइए, डेज में कितने होते हैं? तो डेज में कितने होते हैं? 280 डेज होता है। मोस्टली तो मंथ में ही पूछता है, बट अगर आपसे पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में प्लेसेंटा की हम बात करते हैं कि प्लेसेंटा कहाँ बन रहा है, तो भाई कोरियन प्लस एंडोमेट्रियम से बनता है, ठीक है। इसके बाद में इसका सबसे मेन हार्मोन कौन सा है, तो एचसीजी है इसका मेन हार्मोन। इसके बाद में प्लेसेंटा क्या होती है, प्लेसेंटा एक टेम्पररी एंडोक्राइन ऑर्गन है, ठीक है। प्लेसेंटा एक अस्थायी एंडोक्राइन ऑर्गन होता है भाई, प्लेसेंटा इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ऑर्गन होगा, ठीक है, क्लियर है। हाँ, क्या होगा भाई, अगर प्लेसेंटा को नहीं निकाला गया फीमेल बॉडी से बाहर तो उसे इन्फेक्शन कॉज होगा, है ना, क्या होगा भाई, इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉचुरेशन की, बात करते हैं प्रसव क्रिया की, बात करते हैं प्रसव क्या होता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, एक बेबी का क्या हो गया, बर्थ हो गया ना, कब तक, 280 डेज के अंदर प्रॉपर तरीके से क्या हो चुका है, एक एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है। क्या हो गया भाई, एक एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है ना। फीमेल बॉडी में क्या होता है भाई कि 9 मंथ तक क्या होता है, एक सुटेबल एनवायरनमेंट बेबी को मिल जाता है ग्रो करने के लिए ना, 9 मंथ तक में, 28 डेज में। लेकिन उसके बाद में जब बेबी क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में जब बेबी क्या हो गया, मैच्योर हो गया, तो मैच्योर होने के बाद में प्रॉपर तरीके से डेवलप हो गया, उसके बाद में भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो अंदर जो है यूटेरस में जो है सर्वाइव नहीं कर सकता। इस वजह से क्या जरूरी है भाई कि उसे यूटेरस से बाहर आना पड़ेगा, है ना, क्या आना पड़ेगा, यूटेरस से बाहर आना पड़ेगा। और यूटेरस से बाहर आना, उसी को हम क्या कहते हैं, एंड ऑफ प्रेगनेंसी। क्या कहते हैं हम उसी को, एंड ऑफ प्रेगनेंसी। और बेबी के बर्थ करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम पार्चुरेशन कहते हैं, प्रसव कहते हैं, ठीक है। तो प्रसव वह एक प्रक्रिया है जिसमें गर्भावस्था की अवधि पूरी होने पर विकसित भ्रूण गर्भाशय से बाहर निकलता है। यह गर्भकाल का अंतिम चरण होता है, ठीक है। कैसा होता है, अंतिम चरण होता है, ठीक है। तो parturition is the process by which a fully developed fetus is expelled from the uterus at the end of pregnancy. It marks the end of gestation and result in the birth of a baby. ठीक है। एक बच्चे का जन्म कैसे होगा, अगर हम यहाँ पे बात करें, है ना, एक बच्चे का जन्म कैसा होगा, ठीक है। पार्चुरेशन मतलब हो गई कि बेबी की क्या होनी है, डिलीवरी होनी है। डिलीवरी कैसे होगी अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या होता है भाई, यूटेरस है ये, है ना, क्या ये यूटेरस है। और यूटेरस की अगर हम बात करेंगे, यूटेरस के नीचे वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, ये होती है सर्विक्स और फिर वेजाइना, है ना। ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, सर्विक्स, और ये वाला पार्ट हो गया वेजाइना। यहाँ पे एंडोमेट्रियम वॉल है ना, यहाँ पे क्या है, एंडोमेट्रियम वॉल है भाई, इस तरीके से। और यहाँ पे एक बेबी क्या कर रहा है, डेवलप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बेबी डेवलप हो रहा है इसके अंदर। अब क्या होगा, डिलीवरी का टाइम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने एक हार्मोन पढ़ा था रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में। तो क्या होता है अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो ये जो यूटेरस की वॉल होती है, ठीक है, ये जो यूटेरस की वॉल होती है, इनकी अगर हम बात करेंगे भाई, तो यहाँ पे क्या होता है, हार्मोन रिलीज हो रहा है, रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा है। वो क्या करते हैं, इस यूटेरस की जो वॉल है, कौन सी वॉल, इनर वॉल, सॉरी मिडिल वाले की बात हो रही है। मिडिल वाले को हम क्या कहते हैं, मिडिल वाले को हम क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, मायोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। मायोमेट्रियम में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। यहाँ पे इन मसल्स में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना, कॉन्ट्रैक्शन होगा भाई, संकुचन होता है। यहाँ पे क्या होता है, संकुचन होता है,
अब बेबी को बाहर निकालना है ना, बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, अंदर का जो स्पेस है उसको कम करना पड़ेगा, है ना। बेबी को बाहर निकालने के लिए अंदर का जो स्पेस है उसको कम करना पड़ेगा। उसके लिए उसमें क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट किए जाते हैं। तो दो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उस समय पे, एक होता है रिलैक्सिन और एक होता है ऑक्सीटोसिन। तो ऐसे दो हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि क्या करते हैं, यूटेरस की भित्ति पे, है ना, गर्भाशय की भित्ति पे क्या करते हैं, संकुचन उत्पन्न करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा, अंदर का जो स्पेस है ना, अंदर का जो स्पेस है वो कैसा होगा, कम होगा। अंदर का स्पेस क्या होगा, कम होगा, है ना। संकुचन में क्या होता है, सिकुड़ना होता है। तो गर्भाशय में अंदर का स्पेस क्या होगा, कम होगा। तो स्पेस जैसे कम होगा तो जो अंदर बेबी डेवलप हो रहा था ना, जो अंदर बेबी है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो चुका है, तो वो भाई सर्विक्स से होते हुए, है ना, वो सर्विक्स से होते हुए, है ना, वेजाइना के थ्रू क्या होता है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, वो सर्विक्स से होते हुए वेजाइना के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर आ जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम क्या कह देंगे, यहाँ पे पार्चुरेशन कह देंगे, प्रसव कह देंगे। ठीक है, सर्विक्स को बर्थ कैनॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्विक्स का दूसरा नाम क्या है, तो सर्विक्स का दूसरा नाम क्या होता है भाई, बर्थ कैनॉल कहा जाता है इसे, बर्थ कैनॉल। बर्थ कैनॉल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सर्विक्स से होते हुए ही क्या होता है, बेबी बाहर निकलेगा। इस वजह से हम इसे सर्विक्स को क्या कहते हैं, बर्थ कैनॉल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि पार्चुरेशन की प्रक्रिया किस तरीके से हो रही है। बताइए, क्लियर है क्या। इसके बाद में अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ पार्चुरेशन की बात करते हैं, प्रसव का समय। अगर हम यहाँ पे देखें, है ना, इन ह्यूमन पार्चुरेशन यूजुअली अकर आफ्टर 280 डेज। ठीक है, अबाउट 280 डेज, 40 सप्ताह के बाद में, या फिर हम बात कर लें कि भाई निषेचन लगभग जो होता है 280 दिन के बाद में होता है। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन क्रिया के 280 दिन के बाद में क्या होता है, पार्चुरेशन की प्रक्रिया होती है। कौन कौन से हार्मोन यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, देखो, है ना, प्रसव में हार्मोन, तो पहला हार्मोन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है ऑक्सीटोसिन। मैंने, है ना, ऑक्सीटोसिन की हम बात कर रहे हैं। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, गर्भाशय संकुचन करता है। ठीक है, क्या कर रहा है, कॉज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है। दूसरा यहाँ पे बात कीजिए एस्ट्रोजन की बात कीजिए, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन के प्रति क्या करता है, संवेदनशीलता बढ़ाता है। इसके बाद में प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज बिफोर लेबर। ठीक है, प्रसव से पहले कम हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन का कम होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि वो एंडोमेट्रियम को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है भाई। इस वजह से उसका क्या होना भाई जरूरी है, उसका कम होना बहुत जरूरी है। तो ब्लड में प्रोजेस्टेरोन का लेवल कैसा होता है, वहां पे कम होने लगता है। ठीक है, इसके बाद में प्रोस्टाग्लैंडिस की बात करते हैं, स्ट्रेंथ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, संकुचन को तीव्र करता है। ठीक है, क्या कर रहा है भाई, संकुचन को यहाँ पे तीव्र कर रहा है। जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ऑक्सीटोसिन की वजह से, उसको और वो तीव्र करता है। ठीक है, इसके बाद में अगला जाता है रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन क्या करता है, रिलैक्स पैल्विक लिगामेंट, है ना, चौड़ी स्नायुओं को ढीला करता है। पैल्विक लिगामेंट को क्या करेगा, लूज करेगा, ताकि बेबी को बाहर निकलने के लिए प्रॉपर स्पेस बन जाए। ठीक है, क्या बन जाए भाई, बेबी को बाहर निकलने के लिए प्रॉपर स्पेस बन जाए। इस वजह से वो पैल्विक लिगामेंट को क्या करता है, रिलैक्स करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये मोस्टली 5 टाइप्स के हार्मोन रिलेटेड होते हैं यहाँ पे। ठीक है, पार्चुरेशन के टाइम पे तुमको जो याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट तुमको 2 ही याद रखना है, एक तो रिलैक्सिन याद रखना और एक ऑक्सीटोसिन याद रखना है। ऑक्सीटोसिन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भाई सबसे पहले तो ये कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज क्या होती है, यहाँ पे मदर और बेबी के बीच का जो प्यार है भाई, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होने की वजह से ही होता है। ठीक है, तो इस वजह से ऑक्सीटोसिन जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। इसके बाद में हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ पार्चुरेशन की बात करते हैं, प्रसव के चरण की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज क्या होती है ना, पार्चुरेशन की, तो फर्स्ट स्टेज होती है डायलेशन स्टेज, है ना, विस्तारण चरण होता है भाई। इसमें क्या होता है, हल्के गर्भाशय संकुचन से शुरू होता है। मतलब कि इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में, है ना, बिगिन विद माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। स्टार्टिंग में धीरे थोड़ा ही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसके बाद में गर्भाशय ग्रीवा जो होती है 10 सेंटीमीटर तक क्या होती है, फैलती है। ठीक है, सर्विक्स सॉफ्टन एंड डायलेटेड अप टू 10 सेंटीमीटर समथिंग।
ठीक है। इसके बाद यह सबसे लंबा चरण होता है, फर्स्ट स्टेज सबसे लॉन्ग होता है ना, लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ लेबर। इसके बाद सेकेंड स्टेज की बात करते हैं, वो होता है एक्सप्लोशन स्टेज, भ्रूण निष्कासन चरण। इसमें क्या होता है, तीव्र गर्भाशय संकुचन होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, पहले थोड़ा होगा मतलब कम होगा, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसके बाद में तेज होता है, ठीक है, तीव्र होता है। इसके बाद में बेबी इज पुश्ड आउट थ्रू वेजाइना, ठीक है, जो बेबी है भाई शिशु वो योनि मार्ग से क्या होता है बाहर आता है। इसके बाद एंड विथ बर्थ ऑफ बेबी, है ना, शिशु के जन्म के साथ में क्या होता है, ये समाप्त होता है भाई। इसके बाद में थर्ड स्टेज होती है प्लेसेंटल स्टेज, अपरा निष्कासन चरण होता है। इसमें क्या किया जाता है, अपरा और भ्रूण झिल्लियां बाहर निकलती हैं, ठीक है, प्लेसेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन आर एक्सपेल्ड। और इसके बाद में इसमें क्या हो रहा है, जन्म के 15 से 30 मिनट के भीतर होता है। ये जो स्टेज होती है वो कब हो रही है, 15 से 30 मिनट के अंदर कर दी जाती है, ठीक है, अगर विद इन 15 to 30 मिनट्स आफ्टर बर्थ। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यूटेरस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, लेबर पेन कहते हैं। बेसिकली जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि डिलीवरी करनी है तो पेन होगा ही, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पहले जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा यूटेरस के अंदर तो लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं। ये फर्स्ट स्टेज होती है लेबर पेन की, ठीक है। इसके बाद में सेकंड होता है कि बेबी को क्या किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। तो जब बाहर निकाला जाता है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है भाई, और ज्यादा क्या होता है, यूटेरस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है और फिर बेबी जो होता है वो वेजाइना के थ्रू क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। इसके बाद में बेबी जैसे ही वो बाहर निकले इट मींस बेबी का बर्थ हो गया। इसके बाद में थर्ड स्टेज होती है कि जैसे ही बेबी का बर्थ होता है तो उसके 15 से 30 मिनट के अंदर ही प्लेसेंटा को क्या किया जाता है, फीमेल बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, तो ये तीनों स्टेज आई थिंक आपको क्लियर होंगी भाई पार्चुरेशन की। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की बात करते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। प्रसव की शुरुआत जो होती है वो न्यूरो एंडोक्राइन रिलैक्स के होती है, ठीक है, रिफ्लेक्स से होती है। किससे होती है, न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स से होती है भाई। यहाँ पे फर्स्ट जो इसकी स्टार्टिंग है जिसे फर्ग्यूस रिफ्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे फर्ग्यूस रिफ्लेक्स कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा के खिंचाव से ऑक्सीटोसिन निकलता है जिससे संकुचन और बढ़ते जाते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव फीडबैक की भी यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। क्या हो रहा है भाई, पार्चुरेशन इज इनिशिएटेड बाय अ न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स called the Fergus reflex, where stretching of cervix stimulates oxytocin release, causing stronger contraction, ठीक है। क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा इसमें क्या हो रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के बाद में, ठीक है। इसकी शुरुआत हो रही है किस वजह से, न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स की वजह से हो रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, फर्गस रिफ्लेक्स कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और फिर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे बढ़ जाएगा गर्भाशय में, ठीक है। इसके बाद में टाइप्स ऑफ पार्चुरेशन की बात करते हैं। प्रसव के प्रकार देखो, पहला टाइप होता है नेचुरल प्रकार होता है, प्राकृतिक प्रसव जिसमें नॉर्मल डिलीवरी होती है, ठीक है। सामान्य योनि प्रसव की यहाँ पे बात हो रही है भाई, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है, इसे हम इसका नेचुरल टाइप बोलते हैं। दूसरा होता है असिस्टेड सहायक प्रसव, ठीक है। इसमें फोर्सेस एंड वैक्यूम डिलीवरी, है ना, फोर्सेस यूज होता है, वैक्यूम डिलीवरी से हम कह रहे हैं। इसके बाद में सिजेरियन होता है ना, सर्जिकल डिलीवरी जिसे कहते हैं, सर्जिकल मेथड इसमें क्या होती है, यूज हो जाती है। तो तीन प्रकार की है, एक होती है नॉर्मल मतलब कि नेचुरल, एक होता है असिस्टेड और दूसरा होता है यहाँ पे सिजेरियन डिलीवरी, ठीक है। तो तीन प्रकार की डिलीवरी की यहाँ पे प्रोसेस देखने के लिए मिलती है। वो बेस्ड होता है पूरी तरीके से फीमेल की कंडीशन के ऊपर, है ना। अगर फीमेल हेल्दी है तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। टाइम्स क्या होता है, डिलीवरी के टाइम पे भाई कुछ ऐसे कंडीशंस आ जाती है ना, अगर फीमेल की कंडीशन ठीक नहीं है तो उस टाइम पे भाई ये डिफरेंट मेथड जो है यहाँ पे इस्तेमाल होती है, अदरवाइज नॉर्मल डिलीवरी होगी, है ना, नेचुरल तरीके से। इसके बाद आफ्टर डिलीवरी एक बेबी का बर्थ हो गया, तो बेबी के बर्थ के बाद की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं लैक्टेशन कहते हैं, है ना, दुग्ध स्त्राव कहा जाता है। लैक्टेशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रसव के बाद स्त्री की स्तन ग्रंथियों से दूध बनता है और निकलता है, जिससे नवजात शिशु का क्या होता है, पोषण होता है, ठीक है। लैक्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच मिल्क इज प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड
ऑफ अ वुमेन आफ्टर चाइल्ड बर्थ टू नरिश द न्यूबॉर्न बेबी। जैसे ही एक न्यूबॉर्न बेबी का क्या होता है, बर्थ होता है, तो बेबी के बर्थ के बाद में क्योंकि क्या चाहिए उसे, न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, और न्यूट्रिशन किससे मिलेगा, उसे मदर मिल्क से ही मिलेगा। ठीक है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो रोल होता है मिल्क का, वो क्या होता है भाई, मदर मिल्क की अगर हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि देखो जो बेबी बर्थ किया हो रहा है ना, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं होती है ना, एंटीबॉडी नहीं होती, एंटीबॉडी बाद में बनती है हमेशा, बर्थ के साथ में एंटीबॉडी बाद में बनी रही है यहाँ पे ना, एंटीबॉडी क्या होती है, बाद में बनती है। तो जब एंटीबॉडी की बात हो रही है तो एंटीबॉडी कैसे बनेगी, मिल्क से ही बनती है, किससे बन रही है, मिल्क से ही बनती है। तो भाई इस वजह से फीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि वो उसे क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, जो कि उसके बॉडी में जाके क्या करेंगे, एंटीबॉडीज क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, अगली हम यहाँ पे बात करते हैं व्हेन डज लैक्टेशन स्टार्ट, लैक्टेशन कब शुरू होता है। ठीक है, लैक्टेशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि लैक्टेशन कब शुरू होता है, तो बिगिन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, बिगिन आफ्टर चाइल्ड बर्थ की बात हो रही है, यह प्रक्रिया प्रसव के बाद शुरू होती है। कब के बाद, प्रसव के बाद शुरू होती है। तो फुली फंक्शनल आफ्टर द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा के निकलने के बाद दूध स्त्राव पूरी तरह क्या हो जाता है, सक्रिय होता है। इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, संबंधित अंग की अगर हम बात करेंगे तो मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड का ही पार्ट होता है क्या, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में होती है मिल्क डक्ट, और फिर एंडिंग में पार्ट आता है इसका क्या, निप्पल। तो एल्वियोलाई, मिल्क डक्ट और जो निप्पल है, ये सब पार्ट होते हैं बेटा किसके, मेमोरी ग्लैंड के ही क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से हार्मोन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन इसमें इन्वॉल्व होते हैं भाई, संबंधित हार्मोन की बात करते हैं, किसी संबंधित हार्मोन की बात करते हैं। पहला हार्मोन ले लीजिए प्रोलैक्टिन, है ना, पहला हार्मोन आ जाएगा भाई यहाँ पे प्रोलैक्टिन। तो सिक्रेटेड बाय इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, ग्रंथि से स्रावित होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिंथेसिस, दूध के निर्माण के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। तो पहला हार्मोन इसमें आ जाता है भाई प्रोलैक्टिन। दूसरा हार्मोन की बात करते हैं ऑक्सीटोसिन। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, सेकंड हार्मोन जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा वो क्या है भाई, वो होता है ऑक्सीटोसिन, है ना। कॉजेज मिल्क इजेक्शन, क्या कर रहा है भाई, कॉजेज मिल्क इजेक्शन। ठीक है, दूध निकालने में क्या होता है, ये सहायक होता है। इसके बाद में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में स्तनों का विकास कराते हैं। देयर फॉल आफ्टर डिलीवरी अलाउ लैक्टेशन। ठीक है, प्रसव के बाद इनका स्तर क्या होता है, धीरे धीरे घटने लगता है भाई, लैक्टेशन जैसे स्टार्ट होता है तो ये घटने लगता है। आपसे एग्जाम में एक ही हार्मोन पूछेगा, ठीक है, इसलिए एक ही हार्मोन याद रखना है तुमको, वो है प्रोलैक्टिन। इससे बस याद रख लो। ठीक है, पहले हार्मोन को याद रख लो इसमें। ऑक्सीटोसिन, ठीक है, मिल्क इंजेक्शन में हेल्पफुल होता है, लेकिन वो एग्जाम में नहीं पूछता। एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है प्रोलैक्टिन। बाकी नॉलेज के लिए आपको दोनों हार्मोन पता होना चाहिए, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन दोनों हार्मोन यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं, जैसे ही लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है तो दोनों का लेवल ब्लड में क्या होता है, कम होने लगता है धीरे धीरे करके। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाते हैं। प्रोलैक्टिन किससे रिलीज हो रहा है, तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, स्रावित होता है। ओके, क्लियर है। इसके बाद में हम बात करते हैं स्टेप ऑफ लैक्टेशन की बात करते हैं। लैक्टेशन की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। पहली अवस्था है मिल्क सिक्रेशन, दूध का निर्माण होता है अगर इन एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई में मिल्क सिक्रेशन होगा और कंट्रोल बाय प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। इसके बाद में मिल्क इजेक्शन की बात करते हैं, दूध का निष्कासन की बात करते हैं, कंट्रोल बाय ऑक्सीटोसिन, किसके द्वारा, ऑक्सीटोसिन द्वारा नियंत्रित होता है। इसके बाद ऑल्सो कॉल्ड लेट डाउन रिफ्लेक्स, इसे क्या कहा जाता है, लेट डाउन रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में कोलेस्ट्रम समझो। कोलेस्ट्रम क्या होता है, स्टार्टिंग में लैक्टेशन पीरियड में जब स्टार्टिंग में जो मिल्क निकलता है स्टार्टिंग का, ठीक है, वो कैसा होता है, येलोविश कलर का होता है भाई, हल्के पीले रंग का होता है।
ठीक है। तो जो फर्स्ट मिल्क होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। रिच इन एंटीबॉडी, कौन सी एंटीबॉडी है यहाँ पे भाई, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रिच इन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इसमें पाई जाती है। प्रोटेक्ट न्यूबॉर्न बेबी फ्रॉम इन्फेक्शन, शिशु को रोगों से सुरक्षा देता है भैया, ठीक है। कोलोस्ट्रम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि बताओ लैक्टेशन के टाइम का जो फर्स्ट मिल्क होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो कि कैसे होता है, येलोविश कलर का होता है और जिसमें रिच अमाउंट में क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है, ठीक है। चलिए ठीक है, क्लियर है भैया, आपको बताइए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है इसमें। इसके बाद हम क्वेश्चंस कर ले अब। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है कि मानव में गर्भावस्था की अवधि लगभग कितनी होती है, प्रेगनेंसी ड्यूरिंग इन ह्यूमन इज अप्रोक्सीमेटली, बताइए। ऑप्शन ए 240 डेज, ऑप्शन बी 260 डेज, ऑप्शन सी 280 डेज और ऑप्शन डी 300 डेज। क्या होगा बच्चा यहाँ पे, ऑप्शन आपका सी आ जाएगा, 280 डेज आ जाएगा आंसर, है ना, क्या हो जाएगा, 280 डेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, निषेचन समानता स्त्री जनन तंत्र के किस भाग में होता है, फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर इन विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑप्शन ए गर्भाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स, ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब, है ना, फैलोपियन नली और ऑप्शन डी वेजाइना योनि। फर्टिलाइजेशन पूछ रहा है तो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब से होता है ना, फैलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ब्लास्टोसिस्ट के गर्भाशय की दीवार से चिपकने की प्रक्रिया कहलाती है, द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन निषेचन, ऑप्शन बी क्लीवेज विभाजन, ऑप्शन सी इम्प्लांटेशन रोपण और ऑप्शन डी पार्चुरेशन प्रसव। ब्लास्टोसिस्ट के गर्भाशय से चिपकने की प्रक्रिया इम्प्लांटेशन कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास में, प्रारंभिक गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है, विच हार्मोन मेंटेन प्रेगनेंसी ड्यूरिंग अर्ली स्टेज। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी माइनोकोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। बताइए इसका आंसर मेरे को क्या हो जाएगा बेटा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एचसीजी हो जाएगी, है ना, क्या होगा, एचसीजी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, हाउ मेनी ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन अम्निकल कॉर्ड, नाल में कितनी रक्त वाहिनिकाएं प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। कितनी पाई जाती है, 2 आर्टरी और 1 वेन्स प्रेजेंट होती है, तो टोटल मिला के 3 हो जाएंगी। अगला है, पार्चुरेशन रेफर टू, प्रसव से तात्पर्य होता है। ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का निर्माण, ऑप्शन बी फर्टिलाइज्ड ऑफ एवं ओवम, अंडाशय का निषेचन, ऑप्शन सी बर्थ ऑफ फुली डेवलप्ड बेबी, पूर्ण विकसित शिशु का जन्म और ऑप्शन डी इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का आरोपण। क्या होगा बेटा, बर्थ ऑफ फुल्ली डेवलप्ड बेबी, है ना, पूर्ण विकसित शिशु का क्या होता है, निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, गर्भाशय संकुचन में सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा है, विच हार्मोन प्ले द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन और ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन। क्या होगा इसका सही आंसर, ऑक्सीटोसिन, है ना, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसव का पहला चरण कहलाता है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ पार्चुरेशन इज नो एज। ऑप्शन ए एक्सप्लोरेशन स्टेज, निष्कासन चरण, ऑप्शन बी प्लेसेंटा स्टेज, अपरा चरण, ऑप्शन सी डायलेशन स्टेज, विस्तारण चरण और ऑप्शन डी इम्प्लांटेशनल स्टेज, आरोपण चरण। क्या होगा भाई, पहला स्टेज कौन सा कहलाता है, डायलेशन स्टेज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन इनिशिएट लैक्टेशन आफ्टर पार्चुरेशन, प्रसव के बाद दुग्ध स्त्राव शुरू करने वाला हार्मोन है। ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन और ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन।
चलें बताएं इसका आंसर। ऑप्शन ए क्यों बोल रहे हो? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक तो यहाँ पे हम बात करेंगे आफ्टर मिल्क इजेक्शन का काम करता है। ये मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन का काम करेगा, ठीक है। दूध स्त्राव नहीं, दूध को निकालने का काम करता है। यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे भाई? दुग्ध स्त्राव की बात हो रही है, तो दुग्ध स्त्राव जो होता है प्रोलैक्टिन द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्रोलैक्टिन। ऑप्शन नंबर डी आएगा बेटा, है ना कि ए आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोस्टाग्लैंडिस का कार्य है। प्रोस्टाग्लैंडिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्शन ए प्रिवेंट लेबर, प्रसव रोकना, ऑप्शन बी स्टंटन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन को तीव्र करना, ऑप्शन सी मिल्क इजेक्शन, दूध निष्कासन, और ऑप्शन डी इम्प्लांटेशन, आरोपण। क्या काम होता है प्रोस्टाग्लैंडिस का? इसका काम होता है संकुचन को तीव्र करना, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लैक्टेशन किस प्रक्रिया को कहते हैं? लैक्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का निर्माण, ऑप्शन बी मिल्क प्रोडक्शन इन मैमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियों में दूध का निर्माण, ऑप्शन सी फर्टिलाइजेशन निषेचन, और ऑप्शन डी मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक धर्म चक्र। किसको कह रहे हैं हम यहाँ पे? तो मिल्क प्रोडक्शन इन मैमरी ग्लैंड, इसी को तो हम लैक्टेशन कहते हैं भाई, है ना। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लैक्टेशन पूर्ण रूप से कब शुरू होता है? लैक्टेशन स्टार्ट फुली आफ्टर ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी इम्प्लांटेशन, ऑप्शन सी डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, अपरा के निकलने के बाद, और ऑप्शन डी प्यूबर्टी, यौवनावस्था। तो लैक्टेशन हमेशा कब स्टार्ट होता है? डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को निकालने के बाद ही क्या होता है? लैक्टेशन स्टार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लैक्टेशन शुरू होने के लिए किस हार्मोन का स्तर घटता है? विच हार्मोन लेवल फॉल आफ्टर डिलीवरी टू स्टार्ट लैक्टेशन? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, और ऑप्शन डी एफएसएच एंड एलएच। बताइए क्या होगा इसका आंसर? कौन से हार्मोन घटेगा? तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इसका लेवल कम होगा भाई, है ना। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू, ऑक्सीटोसिन किसके द्वारा स्त्रावित होता है? ऑप्शन ए बेबी क्राइंग, शिशु का रोना, ऑप्शन बी बेबी शक्लिंग, शिशु का चूसना, ऑप्शन सी हंगर, भूख, और ऑप्शन डी स्लीप, नींद। क्या होगा बेटा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा बेबी सकलिंग, ठीक है, शिशु का चूषण। ऑक्सीटोसिन इसी के कारण क्या होता है? स्त्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रम इज रिच इन, कोलेस्ट्रम किससे भरपूर होता है? फैट, वसा, एंटीबॉडी, ऑप्शन सी स्टार्च, और ऑप्शन डी आयरन, लोहा। क्या पाया जाता है कोलेस्ट्रम में? तो कोलेस्ट्रम में रिच अमाउंट में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है ना। क्या प्रेजेंट होती है? एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है भाई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? पूरे ऑल क्वेश्चंस क्लियर हैं क्या? ओके देन फिर आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस इसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है।